Jai Gurudev, Pranam, and welcome to all of you to the Sadhana Saptah Festival presented by the Art of Living Academy of Performing Arts. Today is the concluding day of the Drupad Discourse series brought to you by Drupad Sansthan, and I hope all of you had a great time listening to the beautiful renditions by the students of our Gurukul over the past 4 days. Today, for the concluding day, we have two very special things in store for you. We will now be joined by our Drupad Guru, Padma Shri Pandit Umakant Gundecha ji, for a conversation about Drupad. And in the evening, today, we have a special performance by the Gundecha brothers themselves lined up for you. So stay tuned. Pandit Umakant Gundecha ji, or Bade Guru ji, as we, his students, address him, really needs no introduction in the world of Indian music. He, along with his brothers, the late Pandit Ramakant Gundecha ji and Pandit Akhilesh Gundecha ji, have established the name of the Gundecha brothers as the foremost practitioners, performers and gurus in the world of Drupad today. They've been recognized by a numerous list of awards, including the Padma Shri, the Sangeet Natak Academy Award, amongst many others. I mean, it would take too long to read the entire list, so I'm going to skip that. They've performed in over 40 countries around the world. They have established the Gurukul in... This is a very important point. They've established the Gurukul in Bhopal to train and transmit this valuable knowledge system where people from over 35 countries come and live and learn together. Many of these students are now active performers and teachers at a very good level around the world. And this entire Drupad Discourse series has been an attempt at capturing the legacy of their musical efforts over the past decades. I think Guruji is on now. Guruji, मुझे बहुत बहुत खुशी है कि आज आप इस मंच पे आपसे आज बात हो पा रही है. बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने ये समय निकाला है और साधना सप्ताह के सारे दर्शक आपसे मिलने का इंतज़ार कर रहे थे. नमस्कार. आर्ट ऑफ लिविंग एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स और ध्रुपद संस्थान के सहयोग से ये जो साधना सप्ताह मनाया जा रहा है, इसमें आपका स्वागत है और मुझे बहुत खुशी है कि ये कार्यक्रम साधना सप्ताह आप सब लोग देख रहे हैं. थैंक यू गुरुजी. पिछले 4 दिन सबने ध्रुपद की प्रस्तुतियाँ सुनी, तो कुछ जिज्ञासा है लोगों के मन में और कुछ प्रश्न मैं दर्शकों के बिहाफ पे मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ. गुरुजी, हम अक्सर सुनते हैं कि ध्रुपद सामवेद से आता है. क्या आप संक्षेप में हमें बता सकते हैं कि यह तब से अब तक कैसे विकसित हुआ है? ध्रुपद का संबंध सामगान से ही है. सामगान से इसकी उत्पत्ति हुई है. सामगान का मतलब सामवेद को जब गाते थे तो उसे सामगान कहा जाता था. सामवेद चारों वेदों में सबसे बाद में इस वेद की रचना हुई और इस वेद को पाठ नहीं किया जाता, गाया जाता है. तो सामवेद तक आते आते 9 स्वरों की रचना या खोज हो चुकी थी और उन्हीं स्वरों में सामगान किया जाता था. तो सामगान में जो चैंटिंग या पदों का जो गायन होता था, उसमें जबान का चलना कंटिन्यू होता था. कोई भी आप जैसे आप पद गाएंगे या कोई ऋचा चैंट करेंगे, गाएंगे उसको, तो जबान की कंटिन्यूटी उसकी बोलने में हमेशा रहती है. वही जबान की कंटिन्यूटी गाते वक्त आज भी हम ध्रुपद में उसको फॉलो करते हैं. यानी हम अगर आलाप करें किसी राग में या जोड़ करें या झाला करें, जिसको कि हम राग का आलाप, मध्य लय का आलाप और द्रुत लय का आलाप कहते हैं, तो भी यानी आलाप में भी हमारी जबान
आ र न न ते त र न री रे र न, ये जो बीज मंत्र हैं, इनकी सहायता से हम राग का डेवलपमेंट करते हैं। तो ये जो सारी प्रक्रिया चली आ रही है, ये वहीं सामगान से उसकी जो है उत्पत्ति है, और जिसको कि आज तक हम लोग ध्रुपद में फॉलो करते हैं। धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी, पिछले 4 दिनों में हमने ध्रुपद गायकों द्वारा कुछ बहुत ही सुंदर प्रस्तुतियां सुनी, लेकिन ध्रुपद के साथ वाद्य संगीत, विशेष रूप से रुद्र वीणा का भी एक अनोखा संग है। तो इस विषय में 2 प्रश्न हैं गुरुजी। एक पहला प्रश्न है कि क्या आप रुद्र वीणा के साथ अपने व्यक्तिगत संबंध के बारे में कुछ बात कर सकते हैं? बहुत अच्छी बात है सजन। देखो, ध्रुपद और वीणा का बहुत गहरा संबंध रहा है, क्योंकि जितना प्राचीन ध्रुपद है, वैसा ही वाद्यों में सबसे प्राचीन वाद्य वीणा है। तो प्राचीन काल में मंदिरों में जब ये गाया बजाया जाता था, तब ध्रुपद की संगति वीणा से ही होती थी। जैसे आज विभिन्न गायकी के जो विभिन्न प्रकार हैं, उनमें वायलिन से या हारमोनियम से या दूसरे वाद्यों से जो संगति होती है, वैसी संगति पहले सिर्फ वीणा से की जाती थी। तो ध्रुपद का और वीणा का बहुत गहरा साथ रहा है, और एक दूसरे पर उसका प्रभाव भी रहा है। हमारे बड़े उस्ताद उस्ताद जिया मोहिउद्दीन डागर साहब, वो भी रुद्र वीणा बजाते थे, और उन्होंने हमें गाने की तालीम रुद्र वीणा पर बजा बजा करके ही दिया है। तो इसलिए हमारे गाने में आप देखेंगे कि वीणा का अंग भी स्पष्ट सुनाई देता है। वो वीणा के द्वारा जो हमारी तालीम हुई है, उसी का प्रभाव है। और जैसा मैंने बताया कि ध्रुपद और वीणा की ये जुगलबंदी या एक दूसरे का साथ बहुत प्राचीन समय से, बहुत शुरू से रहा है। और इसी विषय में गुरुजी एक और जो दूसरा प्रश्न था कि आज के ध्रुपद दुनिया में और आपके छात्रों में से वाद्य संगीत के स्थान के बारे में कुछ अगर बता सकते हैं। हमारे अपने ध्रुपद संस्थान में, जो कि भोपाल में है, यहाँ पर कई देशों के विद्यार्थी और हमारे अपने देश के भी अलग अलग प्रांतों के विद्यार्थी आकर के, रह कर के ध्रुपद सीखते हैं। तो ऐसे कई विद्यार्थी हैं जो अलग अलग वाद्यों पर भी इस विधा को सीखते हैं। जैसे इटली के इजिनो वर्जीनिया, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैं, वो सिल्वर फ्लूट और सैक्सोफोन ध्रुपद स्टाइल में बजाते हैं। हमारे एक और शिष्य हैं सत्येंद्र सोलंकी, वो संतूर को ध्रुपद अंग से बजाते हैं। हमारे एक टर्की के एक शागिर्द थे होनूर, वो जो वाद्य है कानून वहाँ का, उस कानून को भी वो ध्रुपद स्टाइल से बजाते हैं। इसके अलावा हाना है जर्मनी की, जो विचित्र वीणा बजाती हैं ध्रुपद स्टाइल से। तो ऐसे कई विद्यार्थी हैं जिन्होंने अन्य वाद्यों पर ध्रुपद गायकी को अपनाया और वो ध्रुपद अंग से वादन करते हैं। गुरुजी, हमें ध्रुपद संगीत में
बहुत स्थिरता और शांति दिखाई देती है। क्या यह साभिप्राय है और ऐसा क्यों है? देखिए, ध्रुपद में जो आप शांति और उसको आध्यात्म की दृष्टि से जो देखते हैं, वो बिल्कुल सही है। वो इसलिए सही है कि ध्रुपद का जन्म मंदिरों में हुआ। तो मंदिरों में जो आध्यात्मिकता, शांति, आराधना का जो भाव होता है, उन्हीं भावों को ध्रुपद में लाने के प्रयास के साथ ऐसी क्रियाएं डाली गई कि जिससे ये भाव उसमें आए। शांति का अनुभव हो, मेडिटेशन का अनुभव हो, ईश्वरीय भक्ति उसमें आपको लगे। तो ये सारी जो बातें हैं, ये ध्रुपद के अंदर जो है ये डेवलप हुई हैं। वो इसलिए, जैसा मैंने कहा, कि चूंकि यह मंदिरों में डेवलप हुआ गाना है, तो ये एक तरीके का मेडिटेटिव म्यूजिक है। और आज जब हम नाद योग की बात करते हैं, तो यह ध्रुपद ही है जो नाद योग पर आधारित गायन है। धन्यवाद गुरुजी। ये बातें शायद हम सब ने, जो पिछले 4 दिनों से ध्रुपद सुनते आ रहे हैं, हम सब ने अनुभव किया ही है। तो आपने इतने अच्छे से समझाया इसके पीछे क्या है। थैंक यू गुरुजी। एक जो नेक्स्ट प्रश्न है, क्या ध्रुपद का आनंद लेने के लिए और सीखने के लिए किसी विशेष योग्यता की आवश्यकता है, या क्या कोई भी इसका आनंद ले सकते हैं या इसे सीख सकते हैं? बड़ा अच्छा प्रश्न किया है ये, क्योंकि सजन ऐसा है कि कई लोग हमसे फ़ोन करके पूछते हैं, या कभी हम बाहर जब परफॉर्मेंस के लिए जाते हैं तो लोग ये कहते हैं कि अरे हमारी उम्र हो गई, हम सीखना चाहते थे लेकिन सीख नहीं पाए। तो हम उनसे भी कहते हैं, और तुम्हारे इस प्रश्न के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। पहली बात, आपका अपना विल पावर, आपकी अपनी आत्मशक्ति जो होती है, वही आपको सीखने में काम आती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जो व्यक्ति शास्त्रीय संगीत का, यानी किसी भी विधा का, जैसे ख्याल या ठुमरी दादरा या सरोद वादन, संतूर वादन, या के वीणा वादन या फ्लूट वादन का आनंद ले सकता है, वो ध्रुपद का भी आनंद ले सकता है। ऐसा इसके लिए कोई किसी अलग मानसिकता की आवश्यकता नहीं है। फिर दूसरी बात यह है कि ये जो हमारा संगीत है, ये सबसे प्राचीन संगीत है, ये हमारा मदर म्यूजिक है, ये हमारे शास्त्रीय संगीत की ग्रामर है। इसको ज़रूर देखना, सुनना और समझना चाहिए। थैंक यू गुरुजी। आपने हम सबको विश्वास दिलाया है कि सीखने की कोई उम्र नहीं है, जैसे आपने कहा था, और कि हम सब सीख सकते हैं और हमें सीखना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण भी है ये। तो गुरुजी, नेक्स्ट जो प्रश्न है मेरा गुरुकुल के बारे में है। मैं कुछ बातें आपसे गुरुकुल ध्रुपद संस्थान के बारे में जानना चाहूँगा कि इसे शुरू करने के पीछे आपका क्या विचार और दर्शन था, और इसने पिछले वर्षों में ध्रुपद दुनिया में कैसे योगदान दिया है? सजन, ऐसा है कि जब हम लोग सीख रहे थे, हमारे उस्ताद जिया फरीदुद्दीन डागर साहब और उस्ताद जिया मोहिउद्दीन डागर साहब से जब हम लोगों ने यहाँ भोपाल में गुरु शिष्य परंपरा से ध्रुपद सीखा, तो हमको कई चीज़ों की अड़चन, जिसको कहेंगे डिफ़िकल्टीज आई। तो उसमें
सबसे बड़ी जो एक डिफ़िकल्टी थी वो रहने की समस्या, कि गुरु शिष्य परंपरा में हम रहते ज़रूर थे, उस्ताद के साथ ही रहते थे, लेकिन फिर भी वो एक वैसा जो वातावरण गुरुकुल का जैसा होना चाहिए वैसा नहीं था। वो एक बंगला था जहां हम उस्ताद के साथ रहते थे और सीखते थे, हालांकि सीखा गुरु शिष्य परंपरा से। तो ये कल्पना हमको सीखते वक्त ही हमारे दिमाग में आई कि हम एक ऐसा गुरुकुल बनाएंगे कि जहां जो सही मायने में गुरुकुल हो और जो सारी जो हमारे गुरुकुल की जो अवधारणा है वो उस पर आधारित हो। वहाँ पर और भी हमें कुछ चीज़ों की कमी महसूस हुई उस वक्त, कि जैसे बुक्स की लाइब्रेरी नहीं थी या ऑडियो वीडियो की लाइब्रेरी नहीं थी ताकि हम और दूसरे कलाकारों को देख सुन सकें। अब आज तो हालांकि यूट्यूब और दूसरे ऐसी सारी विधाएं हैं जहां सारी चीज़ें बहुत आसानी से अवेलेबल हैं, लेकिन उस समय नहीं थी। तो ये हमारे दिमाग में उस समय से था कि ऐसी ऑडियो वीडियो की भी एक लाइब्रेरी हो, पुस्तक की लाइब्रेरी हो, रहने की वहाँ पर सुविधा हो और एक ऐसा गुरुकुल का वातावरण बने कि जो सही मायने में जब विद्यार्थी वहाँ पर आए तो उसे लगे कि वो गुरुकुल में है और जहाँ हम गुरु शिष्य परंपरा के तहत ही उसको तालीम दे सकें। और हमें बहुत खुशी है कि आज हमारे गुरुकुल में लगभग 40 से 50 बच्चे विद्यार्थी यहाँ रह कर के संगीत की ध्रुपद की शिक्षा ले रहे हैं और इसमें लड़कियां भी हैं। ये भी एक हमारा शुरू से मिशन रहा, क्योंकि ऐसा कहा जाता था कि महिलाएं ध्रुपद गायन नहीं करती हैं या नहीं सीख सकती हैं। तो हमने भी इसको भी एक अपने ध्रुपद संस्थान का एक मिशन बनाया कि यहाँ पर हम महिला ध्रुपद गायिकाओं को तैयार करेंगे। और आज हमें कहते हुए बड़ी खुशी है कि यहाँ आज लगभग यहाँ से 15 महिला विद्यार्थी तैयार हुई हैं जो बहुत अच्छे से ध्रुपद गा बजा रही हैं और वो आकाशवाणी और दूरदर्शन की भी मान्यता प्राप्त कलाकार हैं। तो ये भी एक हमारा मिशन था। इसके बाद हमें ये कहते हुए भी बड़ी खुशी होती है कि हमारे गुरुकुल में लगभग 35 देशों के विद्यार्थी समय समय पर आकर के यहाँ रहते हैं और सीखते हैं और बहुत डेडिकेशन के साथ वो रह कर के और सीखते हैं। और आज कई विद्यार्थी ऐसे हैं, विदेशी विद्यार्थी, जो ध्रुपद को बाकायदा प्रोफेशनल रूप से उसको स्टेज पर उसका प्रदर्शन करते हैं, उसको गाते हैं। उसमें मैं कहूँगा जापान से 100 हैं, हमारे पाकिस्तान से आलिया रशीद हैं जो जन्मांध है, जन्म से नहीं देख सकती हैं, वो भी हैं, उनको भी हमने सिखाया। और वो पाकिस्तान में एकमात्र ऐसी महिला हैं जो ध्रुपद गा रही हैं और सिखा रही हैं। इसके अलावा पैटन मैकडोनाल्ड है अमेरिका में, वो वहाँ पर ध्रुपद, उन्होंने हमसे ध्रुपद सीखा और वो वहाँ पर ध्रुपद सिखा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में ब्रानन है, वो ध्रुपद यहाँ हमारे गुरुकुल में रह कर के सीखें। ऐसे और भी कई विद्यार्थी जो नेपाल से 100 है, विशाल है, जो वहाँ पर ध्रुपद केंद्र चला रहे हैं और सीख रहे हैं, सीखा उन्होंने यहाँ केंद्र में। तो ऐसे कई विद्यार्थी हैं जो विदेशों के, जिन्होंने ध्रुपद सीखा और अब वो सिखा भी रहे हैं और उसका प्रदर्शन भी कर रहे हैं। ध्रुपद के प्रचार प्रसार के लिए सबसे पहले तो हमने ध्रुपद सीखा और फिर उसके बाद उसको परफॉर्म करना शुरू किया। उसके बाद परफॉर्म करने के एक समय के बाद फिर हमने सोचा कि इसको अब
सिखाना चाहिए, अगली पीढ़ी को ये पास ऑन करना चाहिए। तो फिर हमने ये ध्रुपद संस्थान की स्थापना की और यहाँ पर बच्चों को सिखाना शुरू किया। फिर इसके साथ साथ पूरी दुनिया में यहाँ वहाँ यूनिवर्सिटीज़ में वर्कशॉप किए। इसके अलावा भी कई संस्थाओं के साथ मिल कर के कोलैबोरेट करके वर्कशॉप किए। और अब जब हमारे ध्रुपद संस्थान से कई विद्यार्थी जब तैयार हो गए और अच्छा गाने लगे और सिखाने के लायक हो गए वो, तो फिर हमने हिंदुस्तान में जैसे हैदराबाद है, बेंगलोर है, चेन्नई है, मुंबई है, दिल्ली है, कोलकाता है, हरिद्वार है, ऐसी जगह पर हमारे शिष्य लोग गुरु शिष्य परंपरा से ही ध्रुपद की शिक्षा दे रहे हैं। तो अब ये प्रचार प्रसार के जो भी माध्यम हो सकते हैं, उन सब के सहयोग से, उन सब का सहयोग लेकर के हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। गुरुजी, कई लोगों के मन में एक बात अक्सर रहती है और सुनने को मिलता है कि ध्रुपद बहुत कठिन विद्या है और इसको सीखना बहुत मुश्किल है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है सजन, क्योंकि ये अक्सर ये बात भी होती है कि ध्रुपद बड़ा कठिन है, ये बड़ी कठिन विधा है। और ऐसा ये लोगों के मन में ये भ्रांति पता नहीं जिस भी कारण से पैदा हुई हो, लेकिन ये है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ध्रुपद बिल्कुल कठिन नहीं है। ध्रुपद उतना ही कठिन है जितनी हमारी अन्य विधाएं कठिन है, बल्कि अगर हम कंपैरेटिवली देखें तो उनकी तुलना में कम कठिन है। यानी आज आप अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं या इंजीनियर बनना चाहते हैं या कोई अच्छा आप एक अच्छी पढ़ाई के लिए आप जो समय देते हैं, तो आप देखेंगे कि वो डॉक्टरी या इंजीनियरिंग पढ़ने वाले लोग कितना समय पढ़ते हैं, उसकी तुलना में तो आपका आधा समय भी आप अगर इसमें दे दें तो मैं समझता हूँ कि पर्याप्त है। तो इसलिए ये जो भ्रांति है कि ध्रुपद बहुत कठिन है, मैं कहना चाहता हूँ कि ध्रुपद बिल्कुल कठिन नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी विधा है जिसको अगर आप सीखेंगे तो इससे आपके कई जो साधन हैं वो हल हो जाएंगे। यानी आजीविका का साधन भी और आपके अपने आनंद का जो मार्ग है वो भी प्रशस्त होगा। और आप जब इस विधा को गाएंगे, अच्छे से गाएंगे, तो दूसरों को भी आनंदित करेंगे। ध्रुपद सीखने का एक और जो दूसरा मकसद हो सकता है वो ये है कि आप कोई दूसरा काम भी अगर कर रहे हैं, आप चाहे इंजीनियरिंग कर रहे हो या डॉक्टर हो या आप व्यवसाय कोई आपका है, तो ध्रुपद सीखने से आपके जीवन में एक बैलेंस आता है। एक प्रकार की जो एक मोनोटोनी जो लाइफ में बन जाती है काम करते करते, वो इसको तोड़ता है और आपका एक मेडिटेशनल पर्पस भी इससे सॉल्व होता है। तो ध्रुपद जो है वो बिल्कुल भी कठिन नहीं है और इसको आप अवश्य सीखें, सुने और इसका आनंद लें। कितनी महत्वपूर्ण बात कही आपने गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी, हम सब बहुत उत्सुकता से आपका जो शाम को प्रदर्शन होने वाला है उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं कि आप हमारे लिए आज क्या प्रस्तुत करेंगे? आज शाम को हम लोग राग चंद्रकौंस प्रस्तुत कर रहे हैं और यह राग बहुत प्राचीन राग है
हमारे डागर घराने में सभी उस्तादों ने इसको गाया है और शिष्य परंपरा में भी लोग इसे गा रहे हैं। तो यह राग आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने अपना कीमती समय निकाला हमसे बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। I'd like to again remind the viewers to tune in the evening for a special performance of Chandrakons by the respected Gundecha brothers. Thank you. Namaste. नमस्कार।